नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूँ, किसी न किसी ऐसी ख़ास शख्सियत से मुलाकात कराऊँगा और हमारे ख़ास प्रोग्राम हरियाणा की राजनीति में किसका लगेगा धूल में लठ कार्यक्रम के हमारे ख़ास मेहमान डॉक्टर नरेंद्र नाथ शर्मा जी हमारे साथ, बहुत बड़े शिक्षाविद, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद और नई नई राजनीति की पारी को समझने वाले, खेलने वाले, ऐसे जींद विधानसभा के हल्का प्रभारी और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य नरेंद्र नाथ शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नरेंद्र नाथ शर्मा जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को नमस्कार कहता हुआ उनका स्वागत करता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। जी डॉक्टर साहब जी, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हर पार्टी अपनी रणनीति और नीतियां निर्धारण और एक सपने जनता को दिखाने का प्रयास करती है। आपने भी कुछ राजनीति में नई नई एक शुरुआत की। आप वर्तमान में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हल्का जींद के प्रभारी हैं और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। तो किस प्रकार से आपको लगता है कि आप जींद विधानसभा से सुयोग्य उम्मीदवार हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के, और एक जिताऊ उम्मीदवार हैं? जी, ऐसा है भाई साहब, हमारे इनेलो का एक एक कार्यकर्ता, अभय चौटाला जी जो हमारे महासचिव इनेलो के प्रदेश के हैं, विधायक भी हैं इलाहाबाद से जी, उनके मार्गदर्शन में हर कार्यकर्ता तैयार है। जी, भाई साहब का आशीर्वाद जिसको भी मिला जी, वो निश्चित रूप से जीत के लिए लड़ेगा। जी, जहाँ तक मेरी बात है, मैं 25-30 वर्ष से हमारे संस्कार भारती का संगठन मंत्री रहा हूँ। जी, राम जन्मभूमि के लिए हमने शिला पूजन का कार्यक्रम किया है। जी, राम ज्योति जुलाना खंड मैंने की है। जी, तो राजनीतिक क्षेत्र में बिल्कुल नया हो सकता हूँ जी, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में मैंने 48 वर्ष दिए हैं। जी, 48 वर्ष। जी, तो अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, सभी दल लगे हुए हैं। हमारे इनेलो इंडियन नेशनल लोकदल जी, माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी के आशीर्वाद से, अबे भाई साहब के मार्गदर्शन में दी बेस्ट करेगी। और देखना आप, अबे भाई साहब मुख्यमंत्री भी बनेंगे। डॉक्टर नरेंद्र नाथ शर्मा जी, आप शिक्षा जगत के जाने माने चेहरे नज़र आते हैं। लाखों बच्चे आपसे शिक्षा लेके विभिन्न राजनीतिक पदों पर भी हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, समाज सुधार में भी, हर आयाम पे समाज के हर कोने में कहीं ना कहीं नरेंद्र नाथ शर्मा जी के शिष्य नज़र आते हैं। हम समझना चाहते हैं, डॉक्टर नरेंद्र नाथ शर्मा जो एक शिक्षाविद हैं, सामाजिक चिंतक और सामाजिक कार्यकर्ता, उनको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि राजनीति को लोग कहते हैं कि दलदल है, गंदगी है। क्या कारण ऐसे बने कि नरेंद्र नाथ शर्मा जी को इस राजनीति के गंदगी या दलदल में क्यों उतरना पड़ रहा है? ऐसा है कि भाई राजनीति वास्तव में एक ऐसी नीति है जिससे राज को निखारा जाए, किया जाए। जी, इसमें बड़े योग्य, सुशिक्षित और हार्ड वर्किंग, मेहनती व्यक्ति चाहिए जी। जी, तो देखने में आया है कि भाई सभी तो एक जैसे नहीं होते, और इसी उद्देश्य को लेके कि भी अच्छे व्यक्ति, जैसे आप कह रहे हैं ना ये दलदल है जी, तो अच्छे, मैं नहीं कह रहा, ये जनता की आवाज़ है कि वे राजनीति गंदगी है, दलदल है, इसमें शरीफ और सच्चे और ईमानदार और सामाजिक चेहरे वाले व्यक्ति बहुत कम, विरले नज़र आते हैं। इसमें तो तेज तर्रार और चतुर लोग कामयाब होते हैं। नहीं, इसलिए मैं राजनीति की हम सोच लेके आया हुआ हूँ कि भाई मुझे हमारे समाज के लोग, हमारे जींद के लोग ये चाहते हैं कि भाई ईमानदार व्यक्ति आना चाहिए, मेहनती व्यक्ति आने चाहिए। समाज को 48 वर्ष मैंने हमारे जींद को दिए हैं जी, तो सभी लोगों की राय थी, मुझसे मिलते थे कि भाई आप राजनीति में आओ जी, और आप लोगों की आवश्यकता है जी, और
जब अच्छे लोग होंगे, अच्छी टीम बनेगी और कोई अच्छा कप्तान होगा तभी तो गोल करेंगे ना। जी। तो हमारे पास अबे भाई साहब एक अच्छे कप्तान के रूप में हैं, जिनके ऊपर कोई दाग नहीं है जी। किसी तरह का, कोई बेईमानी तो शब्द बहुत बड़ा है उनके लिए, कोई कुछ कह भी नहीं सकता जी। अब आप देखिए, किसानों के लिए टोटल हमारे 4200 MLA हैं पूरे इंडिया में जी। अकेला वही एक व्यक्ति था जिसे हम बबर शेर कह सकते हैं, किसानों की एक आवाज़ पर रिज़ाइन दे के किसानों के साथ जा बैठे। क्या कोई और बैठा? किसानों के लिए बॉर्डर पर उन्होंने हॉस्पिटल खोले जी, अपने पुत्र वधू को और डॉक्टर्स की टीम वहाँ पे भेजी जी। क्या नहीं खर्च होता जी। किसी से 1 रुपया लिया, सब अपनी जेब से किया, किसानों के लिए किया। तो उनकी आवाज़ थी कि अच्छे लोग आगे आएँ जी। और जींद के लोग, मेरे यहाँ मुझे 48 वर्ष हो गए, काफ़ी मेरे डॉक्टर स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, समाज सेवी हैं जी, व्यापारी हैं, और मुझे कहते थे जी कि शर्मा जी आओ जी, इस मैदान में भी आओ। जी जी। तो मैंने कहा ठीक है जी, देखते हैं। जी। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि अभय चौटाला जी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और जिस प्रकार से बीएसपी का भी गठबंधन हो गया है, आपने कप्तान शब्द का यूज़ किया उनके लिए, तो क्या नरेंद्र नाथ शर्मा उस टीम के ओपनर बैट्समैन के रूप में अपनी पारी की शुरुआत करेंगे? नहीं, ये तो एक कैप्टन निर्धारित करता है, टीम वर्क होता है कि किसने कब बैटिंग करनी है। जी। अगर मुझे आदेश हुआ, एक सिपाही हूँ जी, इनलो का, जैसा भी भाई साहब आदेश करेंगे हमारी टीम करेगी, क्योंकि हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि पहले सर्वे किया जाता है। जी। सर्वे के आधार पर टिकट निश्चित की जाती है किसको क्या देना है। जी। आपने देखा होगा हमारी इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा गरीब लोगों को MLA बनाया है, जी। MP बनाया, ऐसे व्यक्ति को बनाया, ऐसे व्यक्ति को टिकट दी है जिसका लोग अपने माइंड में ला ही नहीं सकते। जी। और वो जीते हैं। जी। क्यों जीते हैं? ईमानदारी से इलेक्शन लड़ा है उन्होंने। जी। और जहाँ तक BSP की बात है, जी। हमारे भाई साहब का, हमारी पार्टी का उनके साथ समझौता हुआ है। जी। मायावती जी के साथ। जी। 37 सीट पे वो लड़ेंगे, 53 पे हमारी IND लड़ेगी। जी। अब आप ये देखिए कि भाई जो BSP है जी, हर विधानसभा क्षेत्र में उसके 15 से 20 हज़ार के बीच में वोट है। जी, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी निश्चित तौर पे। और इनेलो जो कभी आपके 87 सीट्स भी लिए हैं, जी, इनेलो ऐतिहासिक बात रही है वो। लिए हैं 87 सीट्स, तो आधार तो है। जी। हम लोग टीचिंग में है, जब हम चाहे 100% किसी ने मार्क्स लिए हों, अगर वो पढ़ना छोड़ दे जी, तो दोबारा 100% नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, पास भी नहीं हो सकता। जी। अब जो पार्टी 87 तक सीट ले जा चुकी, जी, ला चुकी, उसके लिए मुश्किल नहीं है। उसको आभास है, उसका अनुभव है, वो उसको फ़ायदा उठा सकती है। वो कार्यकर्ताओं ने थोड़े पीछे हटे हैं। हम हिंदू लोग हैं ना जी, शेर जितनी हमारे अंदर शक्ति है जी, लेकिन हमें जागने की जरूरत है जी, नहीं तो सोए रहेंगे जी। तो अभी भाई साहब शेर हैं हमारे, जगा रहे हैं मतदाताओं को। जी, आप देखना जी, BSP और इनेलो मिलकर एक ध्वज फहराएंगी, सरकार एक ऐसी बनाएंगे कि लोग देखते रहेंगे कि वास्तव में अब कोई ईमानदार लोगों की सरकार बनी। जी। नरेंद्र नाथ शर्मा जी, मैं हर व्यक्ति से, जितने राजनेताओं से जब मैं चर्चा करता हूं, मैंने एक राजनीतिक विशेषज्ञ से भी चर्चा की। मैंने कहा सर आप बताइए कि राजनीतिक शब्द के मायने क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि राजनीतिक शब्द के मायने होता है समस्याओं के समाधान की कुंजी। तो नरेंद्र नाथ शर्मा जी का क्या अनुभव कहता है, राजनीतिक शब्द के मायने क्या है उनकी नज़र में, और आपका ये जवाब है जो उत्तर आपका आएगा, यही किसी भी राजनेता का चरित्र चित्रण और पार्टी की नीतियां सब वो परिभाषित कर सकता है। तो हम जानना चाहते हैं नरेंद्र नाथ शर्मा जी की नज़र से राजनीतिक शब्द के मायने क्या है। जो आपका ये कार्यक्रम है इसमें ये राजनीति में किसके लगेगा धूल में लठ। जी, तो राजनीति में हम लोग जब आ रहे हैं तो धूल में लठ नहीं लगाना है,
एक नीति के अनुसार राज्य चलाना है। क्या बात? एक विशेष नीति बनाएंगे जी। राज्य को कैसे करना है, कर्मचारियों को क्या बेनिफिट होने चाहिए, शिक्षा में क्या है, आपके किसान लोगों को क्या चाहिए, विद्यार्थियों को क्या चाहिए जी। गरीब व्यक्ति को क्या चाहिए। तो वो सारी योजनाएं हमारे भाई साहब ने और INLD और बसपा की जो हमारी लीडर्स हैं वो जी। बैठ के तय कर रहे हैं हमारा कार्यक्रम भी, हमने किन बिंदुओं पे चुनाव लड़ना है। जी। तो धूल में लठ अगर चलाएंगे जी। तो आगे कैसे आ पाएंगे। तो आप तो दृढ़ निश्चय है कि धूल में लठ नहीं चलाना, निश्चित तौर पर जो काम करना बड़ा सटीक, साफ सुथरा और मछली की आंख को निर्धारित करके करना है। पूरी योजना के साथ बैठ के तय हुआ, हमारी टीम तय करेगी, जो नियम बनाए पार्टी ने उनको फॉलो करेंगे। एक एक कार्यकर्ता करेगा, एक एक अधिकारी करेगा, एक एक MLA करेगा। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम का उद्देश्य किसी को अनकंफर्टेबल फील कराना नहीं है। इस कार्यक्रम का जो नाम है हरियाणा की राजनीति में किसका लगेगा धूल में लठ, विषय इतना ही है क्योंकि टिकट के दावेदार हैं सैकड़ों और टिकट मिलने वाली किसी एक व्यक्ति को, तो निश्चित तौर पे वो एक बिंदु है, वो किसी ना किसी व्यक्ति का वो एक भाग्य की बात लगा लीजिए। वो इसलिए हमने इस कार्यक्रम का नाम किसका लगेगा धूल में लठ इसलिए ये कार्यक्रम रखा है, किसी को नीचा दिखाने या किसी को अनकंफर्टेबल फील कराने के उद्देश्य से ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब, जनता जानना चाहती है क्या वो गुरु मंत्र है, क्या वो जादू की छड़ी है डॉक्टर नरेंद्र नाथ शर्मा जी के पास, कि जो जादू की छड़ी से उस हारी हुई इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी की तरफ से जींद विधानसभा की सीट को कैसे जीत में परिवर्तित कर पाएंगे। देखिए, ऐसा है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है जी। हमारे भाई साहब भी सुबह से लेके रात तक मैदान में रहते हैं, मतदाताओं के पास रहते हैं। और जहाँ तक अगर मुझे टिकट मिलती है जी, भाई साहब का विश्वास मेरे पर बनता है। आज हज़ारों की मात्रा मेरे विद्यार्थी हैं जी, और लगभग 80% जीन मुझसे पड़ा हुआ है जी 48 साल में जी। तो मैंने पहले ही बताया था कि डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी जी। आप मेरे साथ मार्केट में चलिए, जी। लोग मुझे देख के जी। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ जी। अपनी गद्दी से उठ के आके पाँव भी छूते हैं और मुझे पूछते हैं गुरुजी ठीक तो हो। जी। तो लोगों का विश्वास है मेरे ऊपर और मुझे उन पर है जी। तो अगर मुझे पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास दिलाया तो मैं भी उनको विश्वास दिलाऊंगा कि जींद विधानसभा की सीट जीतकर भाई साहब की झोली में डालेंगे जी और मुख्यमंत्री बनाएंगे जी। यहाँ स्थिति कुछ रोचक बनने जा रही है डॉक्टर साहब। एक तरफ गुरु है डॉक्टर नरेंद्र नाथ शर्मा, एक तरफ यदि भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जी को टिकट देती है तो गुरु और शिष्य आमने सामने हो गए। एक तरफ तो गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर नरेंद्र नाथ शर्मा और डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जी के बीच में किस प्रकार का वो चुनावी युद्ध होने जा रहा है। क्या गुरु एक शिष्य से मांग करेगा और क्या वो शिष्य अपने गुरु को दे पाएगा? क्या उस रोचक मुकाबले को समझ पा रहे हैं आप डॉक्टर साहब? नहीं, मैं उन गुरुओं में से तो नहीं हूँ कि अंगूठा मांगूंगा जी। जब भी मिड्ढा साहब और हम मिलेंगे या जैसे भी मैं जाऊंगा उनके पास जी, अगर ऐसा समय मिला जी, आशीर्वाद तो मैं उनको दूंगा जी, लेकिन उनकी वोट मैं लूँगा। क्या बात, बड़ी मजबूती से आप इस बात को कह रहे हैं। कॉन्फिडेंस है, कहूँगा डॉक्टर साहब वोट तो आप मुझे दो, आशीर्वाद मैं आपको दे रहा हूँ। क्या बात, क्या बात। ये गुरु शिष्य का एक नाता है जी। इसको बोलते हैं हरियाणा और भारत की संस्कृति। सब चीज़ें कहते हैं प्यार और युद्ध में सब चीज़ें जायज़ हैं, लेकिन जब संस्कारों की बात आती है भारतीय संस्कृति ये भी कहती है जब गुरु और शिष्य कहीं किसी युद्ध के मैदान में होते हैं तो वहाँ निश्चित तौर पर गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है और उसको अपने गुरु का सम्मान रखना होता है। वो अलग विषय है कि आप किस राजनीति के क्षेत्र में प्रतिद्वंदी हो गए, लेकिन जब गुरु और शिष्य का जो आप आत्मसमर्पण की एक बात आती है तो निश्चित तौर पर भारतीय संस्कृति ये कहती है शिष्य हमेशा गुरु जी के चरणों में होता है। डॉक्टर साहब, बहुत लंबा समय रहा है हरियाणा बने
अनेकों राजनीतिक पार्टियों ने लोगों को सपने दिखाए। किसी ने कहा कि जींद को राजधानी बना देंगे, किसी ने कहा कि हम ये रोज़गार दे देंगे, बेरोज़गारी ख़त्म कर देंगे, इंडस्ट्रियल हब बना देंगे। अनेकों सरकारें देखी जनता ने। आपका विज़न क्या है डॉक्टर साहब? समस्या आपको पता है, आपका अनुभव का तजर्बा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हरियाणा जब बना, सब आप अपनी नज़रों से आपने देखा हरियाणा को बनते हुए, तो आपको समस्याएं भी पता है और निश्चित तौर पर जब राजनीति में आ गए तो समाधान भी पता है। क्या जींद जिले के लिए विज़न आपका है, बताते चलें डॉक्टर नरेंद्रनाथ शर्मा जी। सबसे पहले तो हम शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे। हर गरीब बच्चे को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। फिर रोजगार। जी। अब आप देखिए कि भाई हमारी जो पार्टी के जो उद्देश्य हैं या हम जो काम करना चाहेंगे, हम लोग महिलाओं को मुफ्त में सिलेंडर देंगे। जी। 1100 रुपये उनको खर्चे के लिए देंगे, रसोई खर्चे के लिए सम्मान राशि देंगे। जी। 51,000 रुपये गरीब कन्याओं की जो शादी होगी उसमें कन्यादान के रूप में देंगे। जी। और हम लोग 51,000 रुपये जिस भी कन्या के, गरीब के घर में कन्या का जन्म हुआ तो उसकी FD करवाएंगे। जी। जब तक वो बड़ी होगी तो उसको लाखों रुपए मिलेंगे जो उसके काम आएंगे। जी। बेरोजगारी भत्ता देंगे और 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, जिसका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम होगा। जी। उसके थ्रू। और आवास योजना के तहत जी 100 गज के मकान दिए जाएंगे। जी। बच्चों को छात्रवृत्ति देंगे। जी। ओल्ड पेंशन लागू करेंगे। तो इस प्रकार की बहुत कई ऐसे कार्य हैं जो इस पर हमने करना है। जी। आज मैं आपको बता रहा हूँ ना, हर वर्ग दुखी है। जी। कर्मचारी, किसान, व्यापारी इसलिए दुखी नहीं है कि हमारी नीतियाँ गलत हैं। जी। नीतियों को ठीक ढंग से लागू नहीं किया जा रहा। जी। अब कोई बात है, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो जी। तो मैं पहले उस प्रोटेस्ट आपने किया क्यों, उसके क्यों को जानेंगे। जी। कोशिश करें भी ऐसी राजनीति, ऐसी नीतियां बनाई जाए कि जिससे राज सही चले, राज में रहने वाले लोग जी उनको कष्ट ना हो। एक राजा का काम क्या होता है, अगर उसकी जनता ही दुखी है तो किस बात का राजा है। जी। तो ये सोच लेके चलेंगे। और वैसे भी जो हमारी इनेलो पार्टी है, जी, किसान गरीब कमेरों की पार्टी है, व्यापारी लोगों की पार्टी नहीं है। जी। तो जो लोग राजनीति को व्यापार समझते हैं उसमें हमारी पार्टी नहीं है। जी। कि लोग इन्वेस्टमेंट करके सोचते हैं कि कुछ कमा लें और कर लें। जी। मुझे लगता है कि भी ऐसा नहीं है। गरीब लोगों से जुड़ी हुई पार्टी है, तो गरीबों के उत्थान के लिए, कमेरों के उत्थान के लिए, किसानों के लिए कुछ करेंगे। बाकी पार्टी का एजेंडा फिर बताएंगे आपको टाइम पे। जी। डॉक्टर साहब, आप शिक्षाविद रहे हैं, आपके पास क्लास में संख्या 50 की मान लो छात्रों की है, उस 50 छात्रों में मेरिट के 5 या 10 बच्चे हैं, उसके बाद कुछ मीडियोकर स्टूडेंट है, कुछ लोअर हैं और कुछ बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं। आपने उन बच्चों को भी 0 वाले को 33 तक, 33 वाले को 50, 60 तक और 60 वाले को मेरिट तक और मेरिट वाले को टॉप पोजीशन तक आपने स्टेट में भी पोजीशन दिलाई है। तो राजनीति में आपके इस अनुभव का फ़ायदा, जो फार्मूला आपके पास है, गुरु मंत्र है, क्या इसी प्रकार से कुछ गुरु मंत्र जींद जिले की जनता और जींद विधानसभा की जनता के लिए कुछ उनकी, आपने कहा कि भी हम बेरोज़गारी भत्ता देंगे, हम आवास देंगे, हम सिलेंडर देंगे, क्या बतौर राजनीतिक विशेषज्ञ, अब तो मैं कहूँगा क्योंकि अनुभव बहुत लंबा चौड़ा हो गया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम परमानेंट सॉल्यूशन, समस्याओं का स्थायी समाधान किया जा सके, रोज़गार पैदा किए जाएं,
उनको सक्षम बनाया जाए, गरीब जो परिवार हैं उनको सक्षम बनाया जाए कि सरकार को इस तरीके की व्यवस्था ही ना करनी पड़े कि उनको कोई सिलेंडर मुफ्त देना है या सम्मान भत्ता देना है। क्या इस विषय पे भी, क्योंकि आप बहुत नज़दीकी हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के, अजीज़ हैं, तो क्या निश्चित तौर पर आपका उस अनुभव का फ़ायदा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को मिलने जा रहा है? नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने कि भी हम समाज में कुछ कैटेगरीज बनाएंगे भी किसको किस चीज़ की आवश्यकता है। जी। जिस व्यक्ति को रोज़गार की आवश्यकता है उसको रोज़गार मिल गया तो स्थायी हो गया वो। जी। जिसको मकान की व्यवस्था है, रहने के लिए छत मिल गई। जी। हम ऐसी पॉलिसी बनाएं कि भाई सीनियर सिटीजन को जो भी इलाज है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो मुफ्त में मिलें। जी। और इंडस्ट्रीज डेवलप की जाएं। जी। जींद का इंडस्ट्रियल एरिया आपको पता खाली पड़ा है। जी। प्लॉट ही प्लॉट रह गए हैं, इंडस्ट्रियल एरिया तो है ही नहीं। जी। और फिर हम एक एजुकेशन ऐसी पॉलिसी बनाएंगे एजुकेशन की कि बच्चा शिक्षित होके जी जॉब की तरफ ना भागे, जॉब देने के लिए अवसर पैदा करे। जी। वो अपनी इंडस्ट्री लगाए ताकि लोगों को रोज़गार दे। जी। अब गवर्नमेंट कितने परसेंट, आप बताइए कितने परसेंट रोज़गार देती है, कितनी नौकरियां देती है? सीमित नौकरियां हैं, सीमित सरकारी नौकरियां हैं। जी। तो गवर्नमेंट कोई भी हो सबको तो नहीं दे सकती। जी। लेकिन बेरोज़गारी भत्ता तो दे सकती है भी। जब तक वो सेट नहीं हो रहे जी। तो बेरोज़गारी 21,000 रुपये दे दिए आपने। जी। कम से कम वो अपना पालन पोषण तो कर रहा है। जी। कहीं भीख नहीं मांग रहा, हाथ नहीं फैला रहा, किसी से छिन्ना झपटी नहीं कर रहा। जी। वो अपने परिवार को पाल रहा है। जी। छत दे दिए रहने के लिए। आप सड़कों पे चले जाओ, झुग्गी झोपड़ी बनी पड़ी है चारों तरफ। जी। तो मैं स्थायी समाधान तो जैसे हमारी कमेटी बैठेगी, जी, पॉलिसीज बनेगी, एक्सपर्ट बैठेंगे, जी, उस पर ये विषय रखेंगे आपका। जी। और निश्चित रूप से ऐसा काम करेंगे स्थायी सॉल्यूशन हो इनका। जी। डॉक्टर साहब, जींद की विधानसभा की जनता से क्या अपील आप करना चाहेंगे? अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बीएसपी पार्टी का संयुक्त रूप से अगर या इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में ये विधानसभा, जींद विधानसभा की टिकट आती है और आप संभावित उम्मीदवार और सशक्त उम्मीदवार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आप पर दाव खेलती है, तो जींद जिले की जींद विधानसभा की जनता से आप क्या अपील करेंगे? क्यों वो आपको वोट करें और किस प्रकार के सपने आप खुली आंखों से दिखा रहे हैं? सपना हर व्यक्ति नींद में भी देखता है, लेकिन डॉक्टर नरेंद्र नाथ शर्मा जी जागते हुए जींद की विधानसभा की जनता को क्या सपने दिखा रहे हैं? देखिए, ये तो निश्चित है कि जींद की 5 विधानसभा इन अल्लू की है। इंडियन नेशनल लोकदल 5 सीटों पर पूरा कब्जा किए हुए था। जी। इतिहास दोहराता है। जी। तो मतदाता जाग चुका है। जी। सबको देख चुका है। जी। सबके कार्यशैली को देख चुका है। सबने अच्छा काम किया। मैं ये नहीं कहता कि भी इन्होंने काम अच्छा नहीं किया। जी। सबने, हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट, मैं तो एक टीचर हूँ तो हर स्टूडेंट अपना अच्छा पेपर करके आता है। ये एक अपने छात्र के प्रति प्रेम नजर आ रहा है मुझे। जो विधायक, वर्तमान विधायक हैं, आपके छात्र हैं, गुरु शिष्य परंपरा होते हुए आप उनका किसी भी प्रकार से कोई गलत टिप्पणी या कोई उनकी कमियां उजागर नहीं कर रहे। वो गुरु शिष्य का प्रेम नजर आ रहा है आपके इस उद्बोधन में कि वे सब ने अच्छा काम किया। डॉक्टर साहब, बिल्कुल, पेपर सब अच्छा करते हैं जी। रिजल्ट आता है तब पता लगता है कितने % मार्क्स बेटे के समान है। बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। हम तो गुरु होता है, उससे अच्छा करेंगे। क्या बात। डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर जींद विधानसभा का आगामी जो चुनावी समीकरण है, जो चुनावी मुकाबला है, बड़ा रोचक होने वाला है। यहाँ आपको बहुत, पूरे हरियाणा प्रदेश की 90 विधानसभाओं में से एक विधानसभा का, जींद विधानसभा का बड़ा रोचक और अनोखा मुकाबला हो सकता है। गुरु शिष्य की सीधी सीधी टक्कर हो और उसमें देखने वाली बात होगी। भविष्य का गर्व का विषय है कि गुरु और शिष्य में से कौन विजयश्री को प्राप्त करते हैं। निश्चित तौर पर
गुरु जीतता है तब भी शिष्य की जीत है, और शिष्य जीतता है तब भी गुरु की जीत है। और जिस प्रकार से मैं एक कार्यक्रम का नाम है हरियाणा की राजनीति में किसका लगेगा धूल में लट, लेकिन डॉक्टर साहब तो बड़ी पूरे आश्वस्त हैं अपने उस जो विधानसभा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की टिकट के बारे में कि निश्चित तौर पर बहुत मजबूत और सशक्त दावेदारी डॉक्टर नरेंद्र नाथ शर्मा जी ने अपनी जताई है। ये भविष्य के गर्व का विषय है। कौन व्यक्ति इस चुनावी रण में, इस चुनावी दंगल में टिकट को प्राप्त करेगा और विजय श्री को प्राप्त होगा। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।